और अगला जो व्याख्यान है सुधीर मिश्रा जी का। डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी हमारे छात्र थे, पहले पीएचडी बैच के थे यहाँ पर जेएनयू में। जब 2002 में ये विभाग खुला था और 2001 में खुला था, मैं 2002 में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद पहला पीएचडी का बैच सुधीर मिश्रा जी आए थे और हम लोगों ने अमरकोश पे कार्य करना शुरू किया था। उसके बाद सुधीर जी ने कारक में अपनी पीएचडी की थी। सुधीर जी उसके बाद से सीडैक पूना में कार्य कर रहे हैं अभी। बहुत ही पहले एआई ग्रुप में थे दरबारी जी के साथ, उसके बाद वो जिस्ट ग्रुप में कुलकर्णी जी के साथ हैं। और जिस्ट ग्रुप का काम है कि फॉन्ट कन्वर्टर स्कीम्स मैकेनिज्म, इस पे वो कार्य कर रहे हैं। तो अब काफ़ी अनुभवी हैं इस विषय में, इसलिए हमने उनको कहा कि आप इस विषय में जो फॉन्ट्स हैं और स्कीम्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और यूनिकोड है, ट्रांसलिट्रेशन मैकेनिज्म्स हैं, इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट फॉर स्क्रिप्ट ट्रांसलिट्रेशन, संस्कृत ट्रांसलिट्रेशन है, इस पे वो व्याख्यान रखें। और उसके बाद उनको हमने एक और सेशन दिया। अगला सेशन भी सत्र भी वही करेंगे, वो और रामकिशोर जी मिल के आपको बरह में एडिटिंग करना सिखाएंगे। सुधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना सत्र प्रारंभ करें। सुधीर जी आप हैं? सुधीर मिश्र जी सुधीर जी हैं? Yes, yes, sir. He is here, but I have to unmute. अनम्यूट करें उनको जरा सा, वीडियो तो दिखाएं। हेलो। हाँ सुभाष जी नमस्कार। आपका वीडियो नहीं आ रहा सुधीर जी? सर वीडियो आ रहा है सर, नमस्ते सर। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप उसको फटाफट स्क्रीन शेयर करें। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर डिसेबल है अभी स्क्रीन शेयरिंग प्लीज। वहाँ से स्क्रीन शेयरिंग अलाउ किया आपने उनको? सर स्क्रीन से अलाउ करिए। सर मेरे एंड से नहीं हो रहा है। ट्राई करें। नो जस्ट यू हैव टू अलाउ सर। आई एम नॉट एबल टू अलाउ। अच्छा, आप तो कोर्स बनाए मैंने आपको। सुधीर जी आप बोलना शुरू करें, तब तक मैं देख रहा हूँ आपको स्क्रीन शेयर। ओके सर। मैंने आपको चलिए मैंने आपको कोर्स बना दिया, आप अब शेयर कर पाएंगे। चलिए देखिए तो ट्राई करता हूँ सर। यस सर मैं कर सकता हूँ ना। चलिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सर निश्चित रूप से आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और जीवन का सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में मैं जेएनयू में आया और आपके अंडर हमने पीएचडी किया और प्रथम स्टूडेंट भी रहा है आपका, और आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। और हम टॉपिक पर आते हैं। इस यूनिकोड आई ट्रांस पर आज हम बात करेंगे। बेसिकली हमारा मूल उद्देश्य है कि हम टेक्निकल एस्पेक्ट से जो हमारे रिलेटेड टू कंप्यूटर दैनंदिन जीवन में हमारे आते हैं, हम उनको कैसे सॉर्ट आउट करें और स्क्रिप्ट से लेकर के आज यूनिकोड का स्टैंडर्डाइजेशन, फोन्ट्स, टाइपिंग, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं। संस्कृत सर मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? यस सर जस्ट कंटिन्यू। संस्कृत एक समस्या है या चुनौती है कह लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, कि हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर से बहुत दूर हैं अभी भी। आज के डेट में भी जब भी हम बात करते हैं कि हमें बात करने, हमें कुछ टाइप करना, हमें कुछ संस्कृत में टेक्स्ट लिखना है, कैसे बार बार बाहर जाते हैं चीज, चाहे वो पब्लिशर हो, चाहे वो टाइपराइटर हो, टाइपिस्ट हो, हम हेल्प लेके तभी कर पाते हैं। बहुत से लोग आज भी उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं जो कि वो सरलता से अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। आज उन करेंगे और बताएंगे कि हेल्प लिए कैसे
देवनागरी में या रोमन स्क्रिप्ट में संस्कृत को कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप वेब पेजेस पर अपनी टेक्स्ट को, अपने पेपर को अपनी से पोस्ट कर सकते हैं, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे स्क्रिप्ट की आती है कि स्क्रिप्ट है क्या। बेसिकली स्क्रिप्ट या लिपि कह लीजिए, इसका दो एस्पेक्ट होता है। एक तो लिपि वो है कंप्यूटर की भाषा में करें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिस पर भी प्रोग्राम वर्क करता है, जिस पर हमारा कंप्यूटर किसी कमांड को समझता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम जब हम बात करते हैं लिपि की किसी भी प्राकृतिक भाषा के संदर्भ में, तो वहाँ सेट ऑफ कैरेक्टर्स का, जो वर्णों का स्वर हो या व्यंजन हो, उनका जो कंप्लीट एक सेट होता है, उसका सेट का रिटन फॉर्म हो किसी भी भाषा के लिए अगर वो है, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया हर जगह संस्कृत लिखी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट हर जगह अलग अलग है। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, आप उड़ीसा में जाएंगे, संस्कृत स्क्रिप्ट में आप मिल जाएगी, आप तमिल स्क्रिप्ट में मिल जाएगा, तेलुगु स्क्रिप्ट में मिल जाएगा, देवनागरी स्क्रिप्ट में मिल जाएगा। तो बेसिकली जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, हमारी जो एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, उसी से आगे कवि के विकास के तहत या देवनागरी स्क्रिप्ट में इस समय हिंदी, नेपाली, संस्कृत, कोंकणी, मैथिली, सिंधी, बोडो, डोगरी, संथाली और कश्मीरी। वस्तुतः हमारा यहाँ पर डिस्कशन का मूल ध्येय यहाँ नहीं है कि स्क्रिप्ट का विकास कैसे हुआ, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आए। उन परिवर्तनों के बारे में लोग अच्छे ढंग से वाकिफ है, इसलिए उसके हम आगे के पोर्शन पर बात क्रमिक विकास हो। हम देवनागरी स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट से आगे स्टार्ट कर, देवनागरी स्क्रिप्ट से कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रिप्ट ग्रामर ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज की एक स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट हो जाने से सारी चीजें हो जाती है। जब भी स्क्रिप्ट होती है और प्रोस्पेक्टस कंप्यूटेशनल उसको व्यू से अगर हम देखें, तो उसमें हमें ढेर सारी चीजें आइडेंटिफाई कर, एनालाइज करना कि उस जो भी भाषा है, उस भाषा का राइटिंग सिस्टम है क्या, वो उसका सिलेबिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके वर्ण कौन से हैं, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, उसके उनमें शब्दों का, वर्णों का, उनका क्रम क्या है, उसका सिलेबिक क्लस्टर्स कैसे कैसे बनते हैं, ये क्लस्टर्स आगे बात करेंगे कि कैसे। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड क्लस्टर्स, बहुत से आपको क्लस्टर्स बनेंगे। एक युग, क्लस्टर मींस युग्म, ऐसे बहुत से युग्म बनेंगे जो सही होंगे, कुछ होंगे जो सही नहीं भी होंगे। जैसे मात्राओं अगर हम स्वरांकन करें, सारे स्वरों के साथ उसके क्लस्टर्स बनाएं, तो हमें सारे क्लस्टर्स वैलिड, अगर आप कहेंगे कि कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट से तो वो वैलिड है, लेकिन अगर आप कहेंगे भाषा के दृष्टिकोण से, तो बहुत से ऐसे क्लस्टर्स हमें बनेंगे कि जो कि हमारे नेचुरल या यूज में कहीं वो मिलते ही नहीं है, हमें कहीं पर भी नहीं दिखते। फिर जो वैलिड क्लस्टर्स बनते हैं, उनसे फिर शब्दों का गठन कैसे होता है, लेक्सिकॉन कैसे होता है, डिक्शनरी कैसे, ऑर्डरिंग कैसे होती है, इन सब चीजों पे बात होती है स्क्रिप्ट ग्रामर को लेकर। बेसिकली स्क्रिप्ट ग्रामर का सोशल ऑब्जेक्टिव है क्या? बड़ी चीज है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप्स। कोई भी एक वर्ण है, जैसे आप देखते होंगे हमें लिखना है पक्का, बहुत साधारण सा शब्द है हिंदी का। कुछ लोग क हलंत लिख करके पक क हलंत फिर क लगाकर आ की मात्रा लगाते हैं, और कभी फिर एक पुनः लिख करके आ की मात्रा लगाकर लिखते हैं।
बेसिकली जो जनरेशन ऑफ शेप्स है उसको हमें डिफाइन करना होता है और उसको कंफर्मिटी विद द परसेप्शन ऑफ गिवन कम्युनिटी के द्वारा क्या है उसको हम फाइनलाइज करते हैं। देन इंश्योर देयर बाय दैट दिस परसेप्शन इज सेफ गार्डेड। जो भी है वो ऐसा नहीं है कि आज हम जो कर रहे हैं कल कहीं कुछ और होने वाला है, परसों कुछ और होने वाला है, ऐसा नहीं। इसका हम हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं, हम एरिया में जाके स्टडी करते हैं बुक्स के थ्रू, पुरानी पुस्तकों के थ्रू, और इस पर जो भी एक्सपर्ट्स हैं एक्सपर्ट्स के भी थ्रू उनका हम रेफरेंसेस लेते हैं कि जिसकी वजह से हम कह सकें नहीं ये जो हम परसेप्शन है यही आज की तिथि में पूर्णता की तरफ है। फिर उससे रिलेटेड हम टूल्स डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वाइड स्प्रेड सारी चीजें होनी चाहिए, तो हम उस पर बात करते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अगर हम देखें तो हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा है, हम बहुत लंबे समय से हम लोग हिंदी में लिखते आए हैं। यूनिकोड में लेखन के लिए जब तक हमारे पास फोन्ट्स अवेलेबल नहीं थे, जब तक हमारे पास टाइपिंग टूल्स अवेलेबल नहीं थे, उसके पहले हम सब ने देखा है कि हम ट्रूटर फोन्ट्स में लिखते रहे हैं। कृतदेव, चाणक्य, वॉकमैन, ढेर सारे कालिदास, ढेर सारे ऐसे फोन्ट्स होते थे। और उन फोन्ट्स का आप देखे होंगे कि प्रिंट जब हम लेते हैं तो उनका जो प्रेजेंटेशन फोन्ट्स का है वो बहुत डिफरेंट होता था। सिलेबिक उनके स्ट्रक्चर में कोई सिमिलरिटी नहीं रहती थी, कोई किसी ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई किसी ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सारी चीजों को हमने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया टेक्निकल ऑब्जेक्टिव के थ्रू, जिससे लेने से लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ बढ़ने लगी। जीरो विड्थ जॉइनर और जीरो विड्थ नॉन जॉइनर का कॉन्सेप्ट आया, जिसके थ्रू हमने कंसोनेंट के क्लस्टर्स का वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए वो उसको हमने डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद हम उसको लेकर आगे बढ़े। जब भी हम स्क्रिप्ट ग्रामर की बात करते हैं, अगर हम देवनागरी के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम उसके वर्णों का, उसके स्वर और व्यंजन का हम निर्धारण करें। निर्धारण ही नहीं करें, उनका हम प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कैसा लिखा जाता है, क्या आइडियल है, उसको हम निर्धारित करें। आप देखिए ख व्यंजन में, ख में आप देखिए जो र जैसा स्ट्रक्चर बना करके हम यहाँ पे व के नीचे हम मिला रहे हैं। आप देखेंगे इसके बहुत से वेरिएशंस आपको मिलेंगे। कहीं कहीं के र का स्ट्रक्चर जाकर के ख में मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, और ये दोनों वेरिएशन लिखने में बहुत सामान्य जगह मिल जाता है हमें। ये एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, कौन सा हम स्टैंडर्डाइज माने और क्यों माने, उसका पहले एक एक हमने स्वरों का और व्यंजनों का हमने पहले सर्च किया। सर्च करने के बाद हम उनका पहले उनका हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। एक एक वर्ण का हम स्ट्रक्चर पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी लिस्टिंग करते हैं। सेम मात्राओं के साथ भी कौन कौन सी मात्राएं हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल क्या है, स्वरों, उनकी राइटिंग स्टाइल, फिर अनुस्वार, चंद्र बिंदु, विसर्ग और अवग्रह, आप सारे लोग परिचित हैं हम कैसे लिखते हैं। तो इनका हमने संकलन पहले किया। संकलन करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा कि उन सारे वर्णों का क ख ग जितने भी लेके ज्ञ तक आते हैं उनका उन स्वरों के साथ कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो उन स्वरों का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद वो मात्रा की पोजीशनिंग कहाँ जाती है वो हमें देखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है, जब हम कभी भी क्लस्टर कंसोनेंट क्लस्टर बनाते हैं, या आप कह लीजिए जैसे क पर छोटी की मात्रा लगा कि, अब इस पर अगर आपको स्वरांकन करना हुआ वैदिक विधि से, उसके ऊपर 1 2 3 लिखना हुआ, या आप उदात्त अनुदात्त स्वरित के हम जब बात करते हैं तो वो करना हुआ, तो मात्रा सेम पोजीशन पे नहीं रहती है। मात्रा थोड़ी सी कंप्यूटर एस्पेक्ट्स पे देखेंगे तो थोड़ी सी पीछे जाएगी। तो उन सारी चीजों का हम मात्राओं के साथ क्या उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए ज में जो मात्रा लगी है वो मात्रा ऊ की मात्रा ज के डंडी के जस्ट नीचे लगी हुई है, जबकि आप छ में देखेंगे तो ये स्थिति वहां पे हमें नहीं मिलती है। तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, वो पोजीशन हम सारा यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कंसोनेंट एंड वॉवेल, मूल कंसोनेंट, मूल हमारा व्यंजन, प्लस उसके साथ स्वर के साथ मिलकर के हम कॉम्बिनेशन पहले सारे करेंगे। करने के बाद हम कभी कभी आप देखिए कि
कंसोनेंट, वॉवेल, वॉवेल के बाद फिर लगते हैं हमारे अनुस्वार वगैरह जो भी लगते हैं या हलंत लगता है, तो उनको पोजीशनिंग उनकी क्या बनेगी। आप देखिए जब हम प कहते हैं और पा कहते हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस देखिए। जो हमारा अनुस्वार है उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है। तो इसको हम डिफाइन पी और पी में जो हम डॉट का डेफिनेशन आता है, प्लेस चेंज होता है, वो प्लेस चेंज होकर के एक्चुअल क्या रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हम उसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने के बाद हमारा अगला टारगेट जाता है कि हम क्लस्टर्स बनाएं। क्लस्टर्स, कंसोनेंट, कंसोनेंट के क्लस्टर्स, उसमें ऑफ कोर्स वॉवेल आएंगे, ध्वनियां आएंगी, स्वर आएंगे। क जैसे हम कहते हैं, अभी हमने नाम लिया था पक्का शब्द हमने कहा, यहाँ पे आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन में भी क और क का जब रिप्रेजेंटेशन हम बनाएंगे तो आधा क फिर पूरा क लिखा हुआ है, मतलब कंसोनेंट, कंसोनेंट और वॉवेल। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो अभी आप यहाँ पे कहेंगे कि बिल्कुल ये होता है, लेकिन अगर वैदिक टेक्स्ट में देखेंगे या पुरानी की पुस्तकों में देखेंगे तो क के नीचे पूर्ण क भी लिखा हुआ मिलता है। ये हमें दोनों वेरिएशंस हमें कैप्चर करने पड़ते हैं और ये वेरिएशंस कहीं कहीं मल्टीपल भी बनते हैं। इनके कंप्लीट कितने वर्णों के साथ, यहाँ पे हमने कंसोनेंट कंसोनेंट का दिखाया था, ट्रिपल कंसोनेंट भी हो सकता है, फोर्थ टाइम भी कंसोनेंट हो सकता है। आप जानते हो कि कार्ड्स संस्कृत एक ऐसा शब्द है जिसमें 5 कंसोनेंट एक साथ आते हैं। तो उन तक के कंसोनेंट के कॉम्बिनेशंस तक हमें सारी चीजों को पहले डिफाइन करना होता है, उनकी पोजीशनिंग को डिफाइन करना होता है, उनका रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करना होता है। जैसे अग्न्याध्यान आप देखिए 3 कंसोनेंट ग, न और ये 3 कंसोनेंट का कैसे बनेगा। हमने उन कंसोनेंट के नंबर ऑफ कंसोनेंट के आधार पे आप देखिए उनका प्रेजेंटेशन कैसे होता है। तत्व, तत्व में आप कहीं कहीं आप देखेंगे जो प्रथम त है वो कहीं कहीं स्ट्रेट एक लाइन आ जाती है, कहीं आती है कहीं नहीं आती है। तो हम किसको लेकर के चलें, क्योंकि जब भी एक कोई फोंट डेवलप किया जाता है तो वो एक फोंट पे मानक एक ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसी एक फोंट से आप तत्व को दोनों ढंग से लिख पाए, तो किसी भी एक ढंग से ही आप लिख सकते हैं। तो इसलिए उन समस्त चीजों को पहले डिफाइन करना होता है कि हमें करेक्ट क्या है और उस वस्तुतः सत्य क्या है या एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो हम पहले डिफाइन करें और डिफाइन करने के बाद ही हम उसको लेकर के आगे बढ़ें। स्वागतम हमारे लिए एक बहुत ही हम यूज करते हैं सभी का वेलकम करने के लिए। स्वागत में क्या है, कंसोनेंट, उसके बाद फिर कंसोनेंट है, फिर वॉवेल है, उसके बाद कंसोनेंट, कंसोनेंट एंड कंसोनेंट हलंत है। आप देखिए कंसोनेंट स पे अगर देखा जाए, अगर हम मतलब हिंदी राइटिंग स्टाइल या संस्कृत फोनेटिक अगर हम की बात करें तो वस्तुतः जो मूल ध्वनियां हैं व्यंजन की सारी कंसोनेंट एंडिंग है, क्योंकि उसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए जबकि जब हम टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन की यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन में सारी जितनी भी ध्वनियों को देवनागरी में जो इम्प्लीमेंट हुआ है टेक्निकली, उसको हम कंसोनेंट एंडिंग न मान करके, व्यंजनांत न मान करके उसे हमने सबको अस्वरांत माना है। अस्वरांत माना है तो पहला जो स्व है, स है, उसके बाद हमें हलंत लगाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमें स्वा लिखना है। फिर कंसोनेंट, फिर वॉवेल हमने लगाया। तो एक जो हमारी ट्रेडिशनल पद्धति रही है कि सारे व्यंजन जितने भी हैं वो स्वरांत नहीं है मूल रूप में जब है तो, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट इसको कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट में किया गया तो उसको सारे को हम स्वरांत माने हैं और अस्वर से अंत होने वाला माने हैं, और उसके आधार पे ही हमने टेक्नोलॉजी को ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हुई हैं। सेम भरतनाट्यम, भ कंसोनेंट के बाद वॉवेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने भ को अकारांत ही माना है, टेक्निकली उसी रूप में वो इम्प्लीमेंट हुआ है। र, त, ना, न में आ की मात्रा लगी तो कंसोनेंट वॉवेल हो गया। ट्य, ट कंप्लीट है, कंसोनेंट है। फिर हलंत के लिए हमने वहां पे हलंत लगाया, हाफ करने के लिए, स्वर हटाने के लिए वहां से, फिर यह लगाया और मैं स्वागतम। इस ढंग से उसकी संरचना बनती है। ये तो
अब हम थोड़े से उसके स्टैंडर्डाइजेशन के डीप लेवल पे आते हैं और हम देखते हैं कि उनकी पोजीशनिंग हर कैरेक्टर की कैसे चेंज होती है। स्पेशली हम रेफर करना चाहेंगे र को। आप देखिए जैसे कर्क, र ऊपर जाता है। आप देखिए मूर्त, र ऊपर जाएगा। तो र की पोजीशनिंग वस्तुतः परवर्ती जो भी ध्वनि है, परवर्ती जो भी व्यंजन है, उसके ऊपर जा रही है। बॉटम रकार की देखिए ट्रक, उसके बाद ड्रम, इनमें क्या हो रहा है, इनके रकार जो है इनकी पोजीशनिंग नीचे आ रही है, मूल जो हमारे व्यंजन है जिससे कि ये जो परवर्ती है इसके। आप देखिए क्रम, प्रकार, दोनों में ही क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। जबकि रकार की ही पोजीशनिंग देखिए, जैसे हम ह्रस्व कहते हैं तो इनका इनसाइड ह के अंदर आ रहा है। वस्तुतः कैरेक्टर सिर्फ एक है, र हलंत। र हलंत की पोजीशन क्या होता है, जब हम टेक्निकली इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं तो सिस्टम को एक एक सारे कॉम्बिनेशंस पता होना चाहिए कि र की पोजीशनिंग किस वर्ण के साथ, किस व्यंजन के साथ अगर क्लस्टर बनता है तो उसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ जाना चाहिए। तो उन सारी चीजों का भी हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। अब आप अगर हिंदी की बात करें तो बहुत सी जगह आपको ऐसा आज की स्थिति में लगेगा, कुछ आप यूनिकोड के फॉन्ट अगर आप यूज करेंगे तो आप जैसे हम पहले लिखते थे लट्टू एक वर्ड है, आप ल आधा ट फिर पूरा ट में ऊ की मात्रा लगाते थे। दूसरी स्थिति वो बनती थी ल ट के नीचे ट लिख करके हम ऊ की मात्रा लगाते थे। लेकिन ये जो भी टेक्नोलॉजी हिंदी या संस्कृत के लिए काम कर रही है, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो भी मानकीकरण भाषा का किया गया है, स्वरों का किया गया है, व्यंजनों का किया गया है और उनके लेखन पद्धति का किया गया है, वस्तुतः ये सारी टेक्नोलॉजी उसी के द्वारा उसी के को मानक मान करके इम्प्लीमेंट की गई है। यही एक कारण है कि आज की स्थिति में अगर आप देखिए द्वितीय लिखना हो तो हमारी एक ट्रेडिशनल पद्धति रही है, द के नीचे व छोटी की मात्रा द्वितीय करके हम लिखते थे। लेकिन आज का कोई बच्चा लिखेगा तो द्वितीय ऐसा कंप्यूटर से नहीं लिख पाएगा, वो पहले द हलंत लिखेगा फिर व पे छोटी की मात्रा लगाकर द्वितीय लिखना शुरू कर पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ चुनौती टेक्नोलॉजी की है, टेक्नोलॉजी बहुत क्लियर है, टेक्नोलॉजी द्वितीय आज भी उस स्थिति में लिखने में समर्थ है और कर सकती है। लेकिन चूंकि भाषा का मानकीकरण जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है वो उसी रूप में किया है कि जो भी ध्वनियां हैं छ ट ठ ड ढ द, ये सारी जो ध्वनियां हैं ये कहीं पर भी आती हैं तो ये हलंत लगा करके ही लिखे जाए, इन व्यंजनों को हलंत करके ही लिखा जाए। एक के क्लस्टर बना करके एक व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ अटैच करके न लिखा जाए, इसलिए उस रूप में लिखा जाएगा। ये आपको ये समस्या संस्कृत के साथ ज्यादा आएगा, जैसे द्वितीय है, चिन्ह लिखा, चिट्ठियां लिखा, ऐसी चीजों को करना, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। फॉन्ट को डेवलप करने के लिए ढेर सारे आपको टूल्स अवेलेबल हैं, फॉन्ट लैब स्टूडियो है, फॉन्ट फोर्ज है, इन सारे बेसिकली इन सारे टूल्स की मदद से आप कोई भी फॉन्ट को जिस ढंग से हमने ऊपर डिस्कस किया उतना डीप लेवल पर स्टडी करके आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। ये पोर्शन तक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फॉन्ट था, क्लस्टरिंग कैसे हम क्लस्टर बनते हैं, पोजीशन उनकी मात्राओं का, उनके व्यंजन और व्यंजन के क्लस्टर का, पुनः उनके पोजीशन और पोजीशन के बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यहाँ तक की सारी चीजों को डेवलप करने के लिए आप इन टूल्स की किसी की भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे टूल्स ऑनलाइन फ्रीली भी अवेलेबल हैं, आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। हम आते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग की। वस्तुतः शुरू में जब हम लोगों ने कंप्यूटर स्टार्ट किया, या आप कह लीजिए बहुत हम 90s के स्टार्ट में चले जाएं तो पहले 7 बिट ही हुआ करते थे, 125 कीबोर्ड्स पे कीज होती थी। 125 कीज के साथ आप विश्व की समस्त भाषाओं को टाइप करना संभव नहीं था, और वो चीजों को इम्प्लीमेंट करना कि हम कैसे टाइप करेंगे, देन जो हम टाइप करें एक्चुअली वही पढ़ा भी जाए और वही समझा भी जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। अब अगर हमें लिखना है लता LATA लिख दिया, लत भी हो सकता है, लता भी हो सकता है, कुछ भी सामने वाला पढ़ सकता है,
और खासकर ये संस्कृत के क्षेत्र में तो ये उसको भ्रम होने की उम्मीदें ज्यादा हैं। एस्की कोड आया इसके साथ कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, क्योंकि तब लेखन की हमारे पास कंप्यूटर में सपोर्ट सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट का ही था। अब रोमन स्क्रिप्ट को बेस मान करके और समस्त भाषाओं को रोमन स्क्रिप्ट को बेस मान करके कैसे लिखा जाए, लिखने के लिए ही एस्की मॉड्यूल उस समय डेवलप हुआ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस, और ये 7 बिट्स था, मतलब 125 कीज में ही आपको सारी चीजों को हमें रिप्रेजेंट करना था 125 की से ही। आपको आप सारे लोग जानते हैं कि जो भी हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर्स पे काम करता है, आइदर 0 या फिर 1। तो 7 कंप्यूटर है, 7 बिट कंप्यूटर का मतलब हो गया कि 2 to the power 7 125 आपको कीज मिले हैं, उन्हीं सारी चीजों से करना है। एस्की को ही बेस मान करके संस्कृत या हिंदी को टाइप करने के लिए 2 मैकेनिज्म डेवलप हुई है, वेल नोन है। इसके अलावा भी ढेर सारे आपको मिलेंगे, और कहीं कहीं तो आपको मिलेगा कि कुछ एक ग्रुप ने या पर्टिकुलर एक पत्रिका ने, एक समाचार पत्र ने अपने लिए अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया डिफाइन करके कि अगर हम ये कैरेक्टर रोमन का लिखेंगे तो ये देवनागरी का ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। एक उन्होंने इंडेक्सिंग लगाया और अपने ढंग से उस चीजों को रिप्रेजेंटेशन दिखाया। इसमें वेल नोन 2 चीजें इंडिया में रही हैं, इंडियन लैंग्वेज स्पेशली देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए, इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलिटरेशन ITRANS और इंटरनेशनल अल्फाबेट ऑफ संस्कृत ट्रांसलिटरेशन IAST। उसके अलावा इनकोडिंग का दूसरा मैकेनिज्म ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कोड्स आया। बेसिकली NSI कोड 8 बिट के लिए सपोर्ट करता था, और 8 बिट होने की वजह से 2 to the power 8 मतलब 255 कैरेक्टर्स हमें मिल जा रहे थे कीबोर्ड पे। तो इसको बेस मान करके आप सारे लोग अभी आज जानेंगे बरह के बारे में। सॉफ्टवेयर एक टाइपिंग टूल है बेसिकली, उसके जो भी फोन्ट्स डेवलप किए गए वो NSI को स्टैंडर्ड मान करके किए गए। तीसरा इनकोडिंग का मैकेनिज्म बहुत वेल नोन है, वो है यूनिकोड। यूनिकोड पे हम चर्चा करेंगे अभी। पहले हम देखते हैं एस्की को, कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को, इसको बेस मान करके हम कैसे ITRANS और IAST का हम शुरू में डेवलपमेंट कैसे थॉट आया और कैसे हम आगे बढ़े। जब इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ITRANS की बात करते हैं, तो ITRANS में अ के लिए तो स्मॉल अ का प्रयोग किया गया, लेकिन आ के लिए कैप्स ए या स्मॉल में डबल ए का प्रयोग कर दिया गया। ऐसे इन्होंने जितनी भी संस्कृत की ध्वनियां थी उन ध्वनियों को आप देख लीजिए, स्वरों का दिख रहा होगा, री 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 री, दीर्घ और ह्रस्व, इनमें देख कॉम्प्लिकेशन आप देख पाएंगे। आप उकार के कॉम्प्लिकेशंस देख पाएंगे, औ का डिफरेंस देख पाएंगे आप, और अंग का। अंग में भी ये तीनों डिवीजन इसलिए बने कि कहीं कहीं हम हलंत लिखते हैं, कभी हम अनुस्वार लिखते हैं, तो उन दोनों वर्जनों में क्या कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, ये कुछ कुछ टेक्स्ट में इसका हमें अलग अलग भेद मिलता है, इसलिए M N और .M यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा व्यंजनों में भी था। कल किसी ने एक क्वेश्चन भी पुटअप किया था संभवतः झा सर के ही प्रेजेंटेशन में, च और छ का डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे। आप देखिए ITRANS में जब आते हैं तो च के लिए भी CHA है, छ के लिए भी CHA है, बट छ के लिए कैप्स जो C है कैप्स में है, बड़ा में है। लेकिन जब हम क और ख की बात करते हैं तो KA KHA ही रह गया, वो यहाँ पे के कैप्स नहीं हो पाया। तो इस ढंग से इसको पढ़ने में और समझने में लोगों को भविष्य में दिक्कत हुई। उन दिक्कतों की वजह से नेक्स्ट ITRANS के बाद लोगों ने इस पर फिर विचार किया और नया आया हमारा IAST। IAST में उन सारी चीजों को हमने लोगों ने सॉर्ट आउट किया। यहाँ पर देखिए आ के लिए, दीर्घ आकार के लिए ए नहीं रहा, यहाँ पे ए के ऊपर एक लाइन खींच गई। आप कहेंगे अ के लिए अ भी है और कैप्स में भी है, क्योंकि हम रोमन हमारी राइटिंग स्टाइल होती है कि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैप्स लेटर से करते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, शब्द स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे कैप्स ए का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए उस ढंग की जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें इसमें खत्म हुई IAST में, और ये स्टैंडर्ड पूरे विश्व में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। मैक्सिमम सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन संस्कृत की जो भी बुक्स पब्लिश करते हैं वो सारे मान रहे हैं, और इसमें कोई भ्रम नहीं है।
आप सेम लॉजिक पे सारी चीजें हैं, जैसे आप कंसोनेंट में भी देख लीजिए, के करेंगे तो क आएगा, चाहे आप स्मॉल करें चाहे आप कैप्स में करें, के एच से ही ख आएगा, चाहे स्मॉल के रहे या कैप्स के रहे। तो इस ढंग के जो भेद थे, वो भेद या दोनों के भ्रम जो थे, जो भ्रम की स्थिति आती थी आई ट्रांस में, वो आकर के IAST में खत्म हो जाती है। इसके बाद यूनिकोड आता है। यूनिकोड वस्तुतः शुरू होता है 8 बिट से ही। 8 बिट कंप्यूटर से ही जब आपका ASCII कोड से ANS कोड पे आते हैं, तो वहां से ही हमारा यूनिकोड स्टार्ट हो जाता है। यूनिकोड बेसिकली यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग है। इसमें किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बाइनरी कोड का 0 और 1 मॉड्यूल लिया है। यहाँ पे बेसिकली हम कोड को यहाँ पे नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पहले क्या था, जब हमारे कैरेक्टर ASCII तक थे, वहां पे किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या उसके भी पहले की अगर आप बात करें, हमें देवनागरी में कोई कैरेक्टर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर पे, तो हम प्रायः उसका एक स्क्रीनशॉट लेते थे, उसका एक इमेज बनाते थे, और वो इमेज बना करके हम उसको ले जाकर के HTML या वेब ब्राउजर की जो भी पेज होता था वहां पे लिंक करके उसको हम रिप्रेजेंट करते थे। वो उसकी वजह से 2 प्रॉब्लम आती थी। पहला, स्क्रॉलिंग आपका जो पेज का है, इंटरनेट ज्यादा लगेगा, स्पीड पहले कम होती थी। दूसरा, क्रॉलिंग ऑफ द डेटा, रिसर्च के लिए अगर आप डेटा ह्यूज डेटा क्रॉल कर रहे हैं टीवीज में या जीवीज में, तो वहां पे क्रॉलिंग में दिक्कत आती थी। यूनिकोड आने के बाद उन सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर एक एक भाषा को, उसके ध्वनियों को, उसके अक्षरों को स्टैंडर्डाइज किया जाने लगा एक एक करके, और स्टैंडर्डाइज करने के बाद उनको एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स अलॉट किए जाने लगे कि ये अगर ये नंबर है तो इस नंबर का इनकोडिंग का अर्थ है या उसका इंडिकेट वो सिर्फ पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही करेगा। वो डिफाइन हुआ हमारा यूनिकोड आने के बाद। इसमें भी स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो भी सारी चीजें थी, वो सारी हमने मतलब सॉर्ट आउट हुई यूनिकोड कंसोर्शिया के द्वारा। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इस पे आपको कोई भी चार्ट देखना है, किसी भी भाषा का देखना है, तो unicode.org/charts पे जाकर के आप किसी भी भाषा से रिलेटेड आप यूनिकोड चार्ट देख सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या थे? बेसिकली ये कैरेक्टर बेस्ड इनकोडिंग हो गया। पहले क्या था कि हम जो भी इनकोडिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हम उसके सिलेबल स्ट्रक्चर को तरफ हम देख रहे हैं, जबकि यहाँ पे उसका हम 0-1 वैल्यू के बेस पे हम जा रहे हैं। ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू ही बेसिकली कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट यहाँ पे करती हैं। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको पोर्ट कर सकते हैं, और जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, हर स्क्रिप्ट के लिए एक सेपरेट कोड अलॉट किया गया है। और ये सारे इंडियन लैंग्वेजेस जो भी हैं या जो भी अदर लैंग्वेजेस हैं, ये सब सपोर्ट करती हैं। सिस्टम जितने भी कंप्यूटर के बन रहे हैं, ये सारे कंप्यूटर आज की डेट में या मोबाइल हुए, सब यूनिकोड को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने की वजह से क्या हुआ, अभी पहले जब हम एक टेक्स्ट लिखते थे कालिदास में, चाणक्य में, तो जो लोग पहले से ईमेल यूज कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जब टेक्स्ट के साथ हम फ़ॉन्ट के भी पर्टिकुलर वो वर्जन भेजना पड़ता था। जैसे कृतिदेव है, कृतिदेव मेरे ख्याल से 2-3 से लेके 250-300-400 तक है नंबर ऑफ उसके फ़ॉन्ट्स का। तो पर्टिकुलर जिस फ़ॉन्ट में आपने टाइप किया वो फ़ॉन्ट भी भेजना पड़ता था। वो यूनिकोड के साथ आकर के समस्या खत्म हो जाती है। अभी आपको अगर यूनिकोड में कोई भी टेक्स्ट टाइप किया है तो उसके लिए आपको फ़ॉन्ट की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपना टेक्स्ट भेजिए और सामने वाला चाहे ईमेल में हो या अटैचमेंट में उस टेक्स्ट को यूज कर सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज यूनिकोड का था, जो फ़ॉन्ट पे डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया। जो यूनिकोड है, यूनिकोड में भी UTF-8 आया। आप जानते थे कि UTF-8 बेसिकली 8 बिट, 16 बिट, फिर UTF-32 बिट्स के लिए आया, और UTF-8 2 to the power 8, 16 2 to the power 16 और 32 2 to the power 32, उतने नंबर ऑफ फोल्ड्स के रेंज माइनस से लेकर प्लस तक उस एक बड़ी रेंज को सपोर्ट करना शुरू किया। और लगभग इस समय 45,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स अभी आइडेंटिफाई यूनिकोड ने उनको करके उनके लिए नंबर्स अलॉट कर दिए हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने देवनागरी का यूनिकोड का हमने कैरेक्टर सारे लिए हुए हैं। हर कैरेक्टर के नीचे एक नंबर दिया हुआ है 0930।
0930 हमेशा र को ही रिप्रेजेंट करेगा। र लिखने का ढंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0930 जब भी आप लिखेंगे तो र ही आएगा। 0932 अगर लिखेंगे तो ल ही आएगा। ल का रिप्रेजेंटेशन जैसे फोंट में कोई बोल्ड है, इटैलिक है, कोई ऊपर की लाइन मोटी है, पतली है, वो अलग एस्पेक्ट है, डिजाइन ऑफ द फोंट है, जो हमने पहले बात किया। बट यहाँ पे डिफाइन हो गया कि 0932 मतलब ल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर बेस्ड ऑन द वैल्यू हो गया। ये यूनिकोड की बहुत बड़ी देन रही। इस यूनिकोड का बाद में एक्सटेंशन आया। एक्सटेंशन में जो भी हमारी वैदिक में स्वरांकन की जो समस्याएं वैदिक संस्कृत की थी, वो काफी हद तक इन्होंने सॉर्ट आउट किया है। इस पर हम लोगों ने भी कुछ रिसर्च वर्क किया है और लगभग अभी तक ऐसे स्वरांकन के 48 हम लोगों ने कैरेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई हम लोगों ने किए हैं, जिनका कि समायोजन यूनिकोड में होना ही चाहिए, और उनको लेकर के हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप सपोज आप उस समय परिचित नहीं थे यूनिकोड से, आपके पास अगर कोई भी टेक्स्ट है जो किसी भी हिंदी देवनागरी में किसी भी फॉन्ट्स में लिखा हुआ है, तो ऑनलाइन ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल है। आप उस टेक्स्ट को ले जाइए, कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद उस पर्टिकुलर उनके टेक्स्ट एरिया में पेस्ट करिए और आप उसे यूनिकोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद कोई भी पुस्तक हो, शोध पत्र हो, आप कर सकते हैं। करने के बाद एक बार आपको उसको रीड करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि कन्वर्जन में कुछ क्लस्टर कॉम्बिनेशंस का जब हम कन्वर्ट करते हैं तो टारगेट लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन सेम नहीं मिल पाता है या उसकी कोडिंग करेक्ट नहीं हुई रहती है, तो उससे हो सकता है कि वहां पे त्रुटि की संभावना रहे। तो हमें एक बार कन्वर्ट करने के बाद एक बार हमें रीचेक करना चाहिए। ये लैंग्वेज का इनकोडिंग मैकेनिज्म रहा। और उसके बाद आप अगर किसी भी अन्य अगर फॉन्ट में कोई भी अपने आर्टिकल या टेक्स्ट लिखा है तो उसके यूनिकोड में आज की डेट में परिवर्तित करने का, यूनिकोड में हम क्यों परिवर्तित करें, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। व्हाई इन यूनिकोड? आप कोई भी एक लेख लिखे हैं, आपने कोई एक पुस्तक लिखी हुई है, आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल है जो यूनिकोड के अतिरिक्त अन्य किसी फॉन्ट में अवेलेबल है। जब भी आपको जैसे कोई भी चीज की जरूरत होती है आज की डेट में, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे किसी शब्द का अर्थ देखना हो, या आप रिसर्च पेपर पढ़ते समय आप टेक्स्ट को सर्च करते हैं, पर्टिकुलर कीवर्ड्स के थ्रू टेक्स्ट को सर्च करते हैं, ये जो सर्च इंजन सपोर्ट करता है वो लोकल फॉन्ट्स को सपोर्ट नहीं करता है। वो हमेशा सपोर्ट करेगा यूनिकोड को करेगा या रोमन स्क्रिप्ट को करेगा। अगर आप अपने टेक्स्ट को यूनिकोड में कन्वर्ट करते हैं, यूनिकोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको वेब पे पोस्ट करते हैं कहीं पर भी, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे आपका ट्विटर हो, चाहे आपके वेब पेजेस अपने खुद बना करके लिखें, संस्कृत का विकिपीडिया है, तो ढेर सारे ब्लॉग्स हैं, आप कहीं भी लिखते हैं, अगर आप यूनिकोड में लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट, वो पोर्शन आपका पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध होगा। लोग उसको पढ़ पाएंगे, उसको सर्च कर पाएंगे और उसको रेफर कर पाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति ने ये काम किया हुआ है यहाँ पर। तो ये जानने के लिए, लोगों तक आपके नॉलेज को पहुंचाने के लिए इजिली ये जरूरी है कि आप उस टेक्स्ट को यूनिकोड में कन्वर्ट करें, और भविष्य के जो भी टेक्स्ट आप लिखें वो आप यूनिकोड में ही लिखें, और लिखने के बाद ही उसको मीडिया के भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा उसे आप उपलब्ध करा सकते हैं दूसरों के लिए। अब हम आते हैं, क्योंकि ढेर सारे लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं, बट उनके पास कंप्यूटर तो है, उन्हें बहुत कुछ करना नहीं है, उनको कुछ सेटिंग्स सिर्फ चेंज करनी है। अगर वो सेटिंग्स अपना चेंज कर लेते हैं तो वो यूनिकोड में टाइप कर पाएंगे, या फिर iTrans में IAST में टाइप कर पाएंगे। तो टाइपिंग के मेथड्स क्या क्या हैं तीनों के लिए, iTrans, IAST एंड यूनिकोड, और उनकी रिलेटेड टू सेटिंग्स कैसे होती है, क्या कैसे करते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं, हम बात करेंगे कैरेक्टर मैप के थ्रू। सपोज आपको लिखना है राम, और राम आपको लिखना है IAST में, तो आप कैसे लिखेंगे? मैं विंडोज 10 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मेरा रिप्रेजेंटेशन जो भी यहाँ पे वर्ड फाइल का आपको स्क्रीन दिख रही है, ये विंडोज 10 का ऑफिस 16 वर्जन है। सुधीर जी एक सेकेंड, सबसे पूछिए ये स्क्रीन आपको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं वो लोग? आई होप आप सभी लोग क्या देख पा रहे हैं इसे सर, लेकिन मैं सुन नहीं सकता हूँ किसी को।
आप ऐसा कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, मुझे लगता है शेयर नहीं हो पा रहा मैं शेयर किया हूँ सर, वो पीपीटी का ही पार्ट है सर। ये फिर भी शेयर करना पड़ता है सर, इट इज ऑलरेडी शेयर्ड। आप देख पा रहे हैं कि नहीं इसे? हेलो, कैन एवरीबॉडी देख पा रहे हैं? Yeah, it is ओके already ओके here. ठीक है चलिए। ठीक है, आप देख, सारे लोग देख पा रहे हैं। सर, अगर हमें IAST में अगर हमें राम लिखना है तो हम राम लिखने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? हमने रल आर लिखा कैप्स में। आर लिखने के बाद पहला ऑप्शन यह है कि हम कैरेक्टर मैप में जाएं और कैरेक्टर मैप से ए के ऊपर जो डंडी लगी होती है उस ए को चूज करके लाएं। तो सबसे पहले हमने टाइप किया सर्च में कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप टाइप करने के बाद ये सामने एक विंडो आ गई। इस विंडो में हमने फोंट टाइम्स न्यू रोमन लिया है। आप फोंट टाइम्स अंडरस्कोर नॉर्मल भी ले सकते हैं। ये फोंट भी JNU सर्वर पर sanskrit.jnu.ac.in के डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है और हम लोग भी उस फोंट को बहुत यूज करते थे। उसके बाद अभी टाइम्स न्यू रोमन में उन सारे फोंट्स को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसकी वजह से टाइम्स अंडरस्कोर रोमन पे डिपेंडेंसी अब खत्म हो गई है। तो टाइम्स न्यू रोमन आप फोंट लीजिए, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लीजिए, सर्च करिए इसमें जिसको आपको लाना है। हमने ए के ऊपर डंडी को सर्च किया, उस पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद वो कॉपी हो गया। इमीडिएटली देखिए, हमने प्रीवियस में हमने सेलेक्ट इज हाईलाइटेड है एक कैरेक्टर टू कॉपी में। सेलेक्ट करने के बाद उसको हम कॉपी इनेबल हो जाएगा। आप कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पर क्लिक करने के बाद उसी कैरेक्टर को आप यहाँ ला करके र के बगल में आप पेस्ट कर देंगे, आपका रा हो गया। अब इसके बाद आप मैं डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर की IAST की आपको जरूरत नहीं है। तो आप एक तो कैरेक्टर मैप की भी हेल्प से राम को अगर टाइप करना हुआ IAST में तो आप टाइप कर सकते हैं। दूसरे प्रोविजन की बात करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट की इन विंडोज। अगर हम बात करें विंडोज 10 में आपको सेम राम ही टाइप करना है, लेकिन आप कैसे टाइप कर सकते हैं? आप अपना वर्ड फाइल खोलिए, वर्ड के होम के बगल में इंसर्ट टैब पर आ जाइए। इंसर्ट के टैब पर आने के बाद आप वहां पे टाइप करेंगे, राइट हैंड पे आप आएंगे, सबसे राइट मोस्ट पर वहां पे देखिए सिंबल का ऑप्शन दिया है। उस सिंबल के ऑप्शन पे क्लिक करिए आप। तो सिंबल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमने टाइम्स न्यू रोमन के तहत उसी फॉन्ट को हमने फिर सर्च किया और सर्च करने के बाद हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको यहाँ पे आप इंसर्ट के थ्रू आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और आप इंसर्ट पे कर। दूसरी चीज, अदरवाइज आप शॉर्टकट की उसका बना सकते हैं कि हमें कैरेक्टर मैप में बार बार जाकर के सर्च न करना पड़े कि ए के ऊपर हम डंडी कैसे लगाते हैं। उसको हम बार बार नहीं चाहते हैं कि हम जाकर के उसको सर्च करें कैरेक्टर में और हमारा टाइम उतना बचे। तो टाइम बचाने के लिए आप उसके लिए एक शॉर्टकट की बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए सेकंड वन शॉर्टकट की लिखा हुआ है, आप उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद एक नया विंडोज खुल जाएगा। आप विंडोज में प्रेस न्यू शॉर्टकट की के नीचे सिंबल के नीचे सामने आप देख लीजिए सेम सिंबल है जिसके लिए आप शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप प्रेस न्यू शॉर्टकट की के सामने आप वहां पे अपने कर्सर को ले जाइए। एक सजेशन है, वहां पे आप कुछ भी आप अपना शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ अवॉइड करिए। जैसे हम कंट्रोल ए भी बना सकते हैं, बट कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। तो कंट्रोल का आप बटन का यूज ना करिए, आप प्रेफर करिए कि आप आल्ट वगैरह का प्रयोग करें। हमने भी यहाँ पर आल्ट का ही यूज किया, आल्ट ए किया। आल्ट ए करने के बाद नीचे असाइन, हमने लेफ्ट हैंड पे नीचे असाइन वैल्यू की जगह हमारा वो बटन दिख रहा है, उस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब ऑल्ट प्लस ए अगर जब भी हम टाइप करेंगे तो उसको एक वैल्यू असाइन हो गई रिप्रेजेंटेशन की, और वो कैरेक्टर होगा अ के ऊपर दीर्घ आकार, आप कह लीजिए ज्यादा बेटर होगा। तो दीर्घ आकार वैल्यू हमने उसके लिए असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद हमने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद बहुत इजी वे में आर, अब कंट्रोल ए किया हमने और मैं लिखा और हमारा राम लिखा गया। अब भविष्य में भी अगर हमें कैरेक्टर आ की मात्रा वाले अगर हमें स्वर जब भी लिखने होंगे तो हम सिर्फ उस प्रीवियस कैरेक्टर लिखने के बाद हमने आल्ट ए कर दिया तो दीर्घाकार अपने आप टाइप कर जाएगा। उसके लिए हमें बार बार कैरेक्टर मैप
या फिर सिंबल में अब जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जितने भी स्वर हैं उन सारे स्वरों को आप एक एक स्वर को एक एक आप की के साथ शॉर्टकट बना सकते हैं। ये आपको भविष्य में टाइपिंग के लिए, भविष्य में लिखने के लिए और तेजी से लिखने के लिए आपको ये सहयोग करेगा। दूसरा, ये हमने विंडोज की बात किया, विंडोज 10। अगर इंडिक सपोर्ट, अगर आपके पास विंडोज एक्सपी कंप्यूटर है तो विंडोज एक्सपी कंप्यूटर पर आप क्या करेंगे? हम लोगों ने भी पहले विंडोज एक्सपी जब भी कंप्यूटर यूज करते थे तो मेजर इशू होता था कि वहां पर इंडिक लैंग्वेजेस इंस्टॉल नहीं होती थी। सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग में रीजनल एंड लैंग्वेज का वहां पे ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये राइट हैंड पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स आपका पॉपअप बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे लैंग्वेज को सेलेक्ट करिए, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे इंस्टॉल फाइल्स फॉर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट एंड राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज इंक्लूडिंग थाई, आप उसको या दोनों ही इंस्टॉल फाइल्स फॉर ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस, आप चाहे तो दोनों, बट फर्स्ट वन इज कंपलसरी, उसको करिए। और करने के बाद आप ओके करिए। ओके करेंगे तो जो भी अगर आपके पास उससे लैंग्वेज पैकेज अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी में इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि विंडोज एक्सपी का वो आपसे सीडी मांगे, कभी कभी इंस्टॉलेशन के समय में पूरा पैक कॉपी नहीं हो पाता है कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर आपके, तो वो सीडी मांग सकता है और सेम वर्जन का आपको सीडी देना पड़ेगा। सेम 7, 8 और विस्टा में भी वही चीजें हैं। कभी कभी कुछ में हमने देखा है वर्जन्स पे जब हम क्लिक करते हैं रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन पे तो वहां पर एक नई हमें विंडोज मिलती है, वहां पर लैंग्वेज एंड लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलेगा। चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करिए। चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप वहां पे ऐड करके आप कीबोर्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आप फैमिलियर है इनस्क्रिप्ट में टाइप करने के लिए तो आप इनस्क्रिप्ट सर्च कर सकते हैं, वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फोनेटिक में टाइपिंग के लिए आप हैबिचुअल हैं तो आप वहां से फोनेटिक टाइपिंग को सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी फोनेटिक, और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका कंप्यूटर में वो इनेबल हो गया। इनपुट लैंग्वेजेस में कुछ जगह आपको कीबोर्ड की सेटिंग्स में इस टाइप का भी आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल सकता है, टेक्स्ट सर्विस एंड इनपुट ऑप्शन में। यहाँ पर भी अगर मिलता है तो आप यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने का एक ऐड इनपुट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। इनपुट लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड लेआउट या आईएमई जहाँ पे दे रहा है वहां पे अगर आप हिंदी ट्रेडिशनल करते हैं, हिंदी ट्रेडिशनल मतलब इनस्क्रिप्ट टाइपिंग टूल है। अगर आप फोनेटिक में करना चाहते हैं तो हिंदी फोनेटिक को वहां पे सेलेक्ट करिए आपका और उसके बाद ओके कर दीजिए। आप उसके बाद फोनेटिक में टाइप करने के लिए टाइप आप कर सकते हैं। आप चाहें तो रीजनल ऑप्शन में जैसे डेट वगैरह जो भी कंप्यूटर में सेटिंग्स आती हैं, डेट हिंदी में लिखना चाहते हैं, करेंसी इंडियन लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो भी जो भी चाहते हैं आप लैंग्वेज कस्टमाइज की जगह हिंदी कर दीजिए और नीचे लोकेशन में इंडिया करिए, अप्लाई और ओके कर दीजिए। तो वो सारी चीजें आपकी लोकलाइज हो जाती हैं, लोकल लैंग्वेजेस में आनी शुरू हो जाती हैं। टाइपिंग सेटअप इन विंडोज 10। विंडोज 10 में अगर है तो आप कैसे करेंगे? सेम, आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप वहां पर लैंग्वेज में आएंगे। जस्ट टाइम एंड लैंग्वेज मिडल रो में ऊपर से थर्ड वन है, टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे एक नए विंडोज पे जाएंगे, वहां पे आप लैंग्वेज को क्लिक करिए, डेट एंड टाइम, रीजन, उसके बाद लैंग्वेज को क्लिक करेंगे। लैंग्वेज को क्लिक करने के बाद आपको प्रिफर्ड लैंग्वेजेस दिया एक ऑप्शन आ रहा है, सेकंड वन, उसके नीचे ऐड अ प्रिफर्ड लैंग्वेज, यहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप हिंदी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, इवन अब संस्कृत भी विंडोज 10 में आने लगा है तो आप संस्कृत को भी ले सकते हैं। तो अगर आपको टाइप अगर हिंदी करना है, आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो ऐड अ प्रेफर्ड लैंग्वेज में हिंदी लीजिए और हिंदी को करने के बाद तो वो हिंदी का कहेगा। आप इंस्टॉलेशन इसका पैक इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए यस। यस करेंगे तो ऑनलाइन आपका लैंग्वेज पैक इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद उस हिंदी पर वर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, रिमूव ऑप्शंस अप एंड डाउन का एरो आएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया कीबोर्ड का ऑप्शन खुलेगा कि आप कौन सा कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट हिंदी ट्रांसलेट ट्रेडिशनल ये इंस्क्रिप्ट टाइपिंग ही रहता है, बट अगर आप यूज करना चाहते हैं कीबोर्ड फोनेटिक करना चाहते हैं तो ऐड अ कीवर्ड में वहां पे क्लिक करके आप हिंदी फोनेटिक का भी ऑप्शन ले सकते हैं।
आप ऑप्शन लेने के बाद जब आप टाइपिंग के लिए जाएंगे तो एक बार आप देख लीजिएगा इंस्क्रिप्ट का लेआउट ये होता है। कौन कौन से बटन इंस्क्रिप्ट, अगर हम ट्रेडिशनल हिंदी ट्रेडिशनल टाइप करते हैं तो किस बटन को दबाने पर कौन कौन से कैरेक्टर्स डिस्प्ले होते हैं वो देख लीजिएगा, ये सेफ्टी के साथ है। अगर आप यूनिकोड को आप हिंदी इंडिया में आकर के आप फोनेटिक लेना चाहते हैं, ऊपर से सेकंड में इनपुट मेथड एडिटर में हिंदी फोनेटिक लेना चाहते हैं तो हमने फोनेटिक ले लिया है। आप नीचे देखिए कीबोर्ड्स में हिंदी फोनेटिक हो गया है। हिंदी फोनेटिक लेने के बाद आप कोई भी टेक्स्ट खोलिए, नोटपैड खोलिए या वर्ड खोलिए, हमने लिखा KAML कमल कमाल, आप जो भी कर लीजिए, उसका जो भी आउटपुट सजेशंस है वो आपके पास आ जाएंगे, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये ऑप्शंस जो भी होते हैं डिक्शनरी और रिसर्च बेस्ड होते हैं बेसिकली। इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, तो उसमें से आपको जो भी चाहिए आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने एक यहाँ पर देखा है संस्कृत का भी ऐड करने का ऑप्शन, ऐड ए प्रेफर्ड लैंग्वेज में। संस्कृतम के साथ एक चीज है कि इसका अभी फोनेटिक का टाइपिंग का मुझे ऑप्शन अभी नहीं मिला। जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन में अभी तक इसका सिर्फ इंस्क्रिप्ट का ही टाइपिंग लेआउट है हमारे पास। अभी तक विंडोज ने शायद फोनेटिक का उसमें नहीं दिया है, विंडोज 10 में होपफुली आ जाएगा जल्दी ही, बट संस्कृत में भी आप ले सकते हैं। तो आपने देखा है कि हमने कोई भी यहाँ पर फोंट नहीं लिया, कोई भी टाइपिंग टूल नहीं लिया, सिर्फ अपने कंप्यूटर के में ही कुछ सेटिंग करके, चाहे हमें IAST का ट्रांसलिटरेशन स्कीम में करना हो, चाहे iTrans में करना हो, वो दोनों हमने इजी वे में किया। अगर हम विंडोज 7, विंडोज 8 और विस्टा में आते हैं तो उनमें हम कैसे हम इंडिक लैंग्वेजेस को इनेबल करके हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, वो हमने सीखा और करने लगे। और अभी आपने देखा विंडोज 10 में हम कैसे कर सकते हैं बिना किसी टाइपिंग टूल के हेल्प के या एडिशनल किसी हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हुए। तो ये हमारा स्पेशली टाइपिंग का रहा। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, मेल ID sudhirkumarmishra@gmail.com। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। समय में सारी बातें बहुत ही सरल लहजे में, स्टाइल में, शैली में बताई लोगों को। मुझे लग रहा है कि लोगों को बात समझ में आई होगी। और फिर अगला सत्र हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं, 5 मिनट बाद, क्योंकि आज हम YouTube लाइव नहीं कर पाए कोई तकनीकी कारणों से। अभी Facebook लाइव चल रहा है, लेकिन जो हमारे एप्लीकेंट्स YouTube पे थे कल 150 के करीब, वो अभी इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक करते हैं और फिर YouTube लाइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जी सर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी इशू है या टेक्निकल कोई भी इशू आती है तो आप मुझे जीमेल पे आप मुझे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस बीच में ऐसा कर सकते हैं, इस बीच में आप प्रश्न का उत्तर दें, तब तक मैं YouTube लाइव करने की कोशिश करता हूँ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सगुन एंड सिराज, अगर कोई चैट बॉक्स में कोई प्रश्न है तो प्लीज